बात अप्रैल 2025 के आसपास की है। एक बुजुर्ग महिला बाजार गई हुई थी। वो बाजार से वापस अपने घर पर लौटती है। घर आकर के वो अपनी भतीजी को आवाज़ लगाती है। भतीजी की आवाज़ लेकिन उसे कहीं सुनाई नहीं देती है, तो वो सोचती है कि हो सकता है भतीजी अपने कमरे में सोई होगी। वो धीरे धीरे भतीजी के कमरे की तरफ बढ़ने लग जाती है। जैसे ही वो बुजुर्ग महिला अपनी भतीजी के कमरे के दरवाजे पर पहुंचती है, सामने उसकी नज़र कमरे के अंदर जाती है। जैसे ही वो कमरे के अंदर झांक करके देखती है तो अंदर का जो नज़ारा होता है वो नज़ारा देख करके उस बुजुर्ग महिला की सांसें थम जाती है एक पल के लिए। अंदर वो बुजुर्ग महिला देखती है कि उसकी भतीजी नग्न अवस्था में बिना कपड़ों के एक व्यक्ति के साथ लिपटी हुई है, और वो व्यक्ति कोई और नहीं, उसका अपना सगा फूफा है। जब ये बात उस महिला को दिखाई देती है, उस बुजुर्ग महिला को पता चलती है, एक पल के लिए वो महिला अवाक रह जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। वो उल्टे पांव वापस लौट आती है उस दरवाजे के मुहाने से। वापस आकर के वो बरामदे में एक कुर्सी पर बैठ जाती है। कुर्सी पर बैठ करके वो बुजुर्ग महिला इंतज़ार कर रही होती है कि कब उसका पति और उसकी भतीजी दोनों कमरे से बाहर निकलेंगे। कुछ समय बीतने के बाद वो बुजुर्ग महिला की भतीजी और उसका पति दोनों कमरे से अपने कपड़े को ठीक करते हुए बाहर निकलते हैं, और जब दोनों की नज़र उस बुजुर्ग महिला पर पड़ती है तो एक पल के लिए दोनों के होश उड़ जाते हैं। सामने वो बुजुर्ग महिला दिखाई दे जाती है। अब उन दोनों को ये बात समझ में आ चुकी थी कि जिस रिश्ते को वो लोग कई सालों से निभा रहे थे, आज उस रिश्ते का भंडाफोड़ हो चुका है और ये बात पता चल चुकी है। अब ये बात जो थी केवल उस 3 लोगों के बीच में नहीं थी, ये बात पूरे घर के सदस्यों तक फैल जाती है। अब देखते ही देखते इस पूरे रिश्ते को लेकर के घर में एक अलग तनातनी का माहौल बन जाता है। अब वो फुआ जो अपनी भतीजी के इस नाजायज़ रिश्ते को जान चुकी थी, वो तुरंत अपने भाई के घर पर जाती है, भाई से बातचीत करती है और वो कहती है कि भाई तुम जितना जल्दी हो सके अपनी बेटी का ब्याह तय करो। बेटी की उम्र भी अधिक हो चुकी है और कुछ ऐसी बातें हैं जो बातें अगर समाज में फैल गई तो तुम्हारी बेटी का कहीं पर शादी भी नहीं होगा। जब ये बात उस पिताजी को पता चलती है तो वो आनन फानन में एक अच्छे परिवार में देख करके अपनी लड़की का शादी तय कर देता है। शादी की जो तारीख थी लगभग 1 महीने के अंदर में ही रखी जाती है, और शादी का वो दिन भी आ जाता है जिस दिन उस लड़की को शादी के मंडप में अपने 7 फेरों को लेना था। एक तरफ 7 फेरों का वचन लिया जा रहा था पूरे मंडप में, वहीं दूसरी तरफ लड़की अपने मन ही मन एक और वचन को पूरा करने की कस्में खा रही थी, और वो कस्में थी इस शादी के बाद वो एक ऐसे कत्ल की घटना को अंजाम देने वाली थी जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और होता भी ऐसा है, इस कत्ल की घटना को अंजाम भी दिया जाता, और ये अंजाम जब धीरे धीरे लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम अखबारों के माध्यम से पता चलता है तो लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं, सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि कैसे एक नाजायज़ रिश्ते में एक मासूम से व्यक्ति का कत्ल कर दिया गया है, वो भी इतनी बेरहमी के साथ। जानेंगे आज इस कहानी के माध्यम से इस पूरी सच्ची घटना को। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो पूरी सच्ची घटना है, ये घटना बिहार के औरंगाबाद जिले के नवीनगर प्रखंड के बड़वान गांव की है। बड़वान गांव के रहने वाले प्रियांशु कुमार सिंह उर्फ छोटू, जिसकी उम्र लगभग 27 साल है। प्रियांशु कुमार सिंह 24 जून 2025 को वाराणसी के चंदौली में अपने एक दोस्त के यहाँ से वापस लौट रहा था। वो रांची वाराणसी इंटरसिटी ट्रेन से वापस अपने दोस्त के घर से लौट रहा था, तो उसे नवीनगर रेलवे स्टेशन पर उतरना था। ट्रेन जो थी उसे नवीनगर रेलवे स्टेशन पर रात को उतारने वाली थी, तो इसी बीच वो अपने गांव के एक चचेरे भाई सोनू को फ़ोन कर देता है और कहता है कि सोनू, तुम बाइक लेकर के नवीनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाना, वहां से मुझे पिकअप कर लेना, हम दोनों शहर होते हुए नाश्ता पानी करते गाँव आएंगे। तो सोनू प्रियांशु कुमार सिंह से कहता है कि भैया मैं अपने एक दोस्त अंकित को भी साथ में ले लेता हूँ, हम लोग 2 लोग आएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो प्रियांशु राजी हो जाता है और ये दोनों बाइक लेकर के नवीनगर रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर प्रियांशु कुमार सिंह के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तभी प्रियांशु आ भी जाता है। उसके बाद ये 3 लोग बाइक पर बैठ करके वापस गांव के लिए निकल जाते हैं। बाइक जो थी अब प्रियांशु कुमार सिंह चला रहा था। बाइक शहर के रास्ते होते हुए अपने गांव के रास्ते पर पहुंचती है। जब बाइक गांव के रास्ते पर थोड़े सुनसान इलाके पर पहुंचती है, तभी पीछे से जो प्रियांशु की बाइक थी उसी बाइक के ठीक पीछे से एक तेज़ रफ्तार होते हुए बाइक आती है।
बाइक आकर के प्रियांशु कुमार सिंह के बाइक के बगल में आती है और हाथ दे करके रुकने को कहती है। जैसे ही बाइक प्रियांशु रुकता है तो जो सामने वाली बाइक पे 2 लोग बैठे हुए थे, उनमें जो बाइक चला रहा होता है व्यक्ति, वो कहता है भैया बिगहा गांव जाना है और उसका रास्ता कहाँ पर है, कितनी दूर पड़ेगा। प्रियांशु कहता है बस भैया 2 किलोमीटर आगे जाइएगा, सामने बिगहा गाँव है और ये सीधा रास्ता एकदम जाएगा। प्रियांशु अपनी बात ख़त्म करता उससे पहले ही जो सामने वाली जो 2 बाइक थी उनमें 2 व्यक्ति बैठे थे। जो पीछे व्यक्ति बैठा था वो सोनू के सर में, प्रियांशु कुमार सिंह के सर में लगभग 7 से 8 गोली मार देता है। गोली प्रियांशु को सर को छेदते हुए बाहर निकल जाती है। प्रियांशु वहीं धड़ाम से गिर जाता है। गोली मारने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब यहाँ पर कुल 3 लोग बचते हैं, जिसमें जो 3 लोग थे प्रियांशु, सोनू और अंकित। अब सोनू और अंकित जिन्हें जरा से भी खरोच नहीं आई थी, ये दोनों आसपास के लोगों को आवाज़ लगाते हैं। कुछ लोग जुटते हैं, इन लोग मिल करके प्रियांशु कुमार सिंह को उठा करके नवीनगर के एक मगध मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर ले करके जाते हैं। वहाँ पर जब डॉक्टर इलाज करने आते हैं तो पता चलता है कि प्रियांशु कुमार सिंह की पहले ही मौत हो चुकी है। अब जब गोली लगने की घटना और दूसरी तरफ मौत की सूचना, ये जो दोनों चीज़ें निकल करके आती हैं तो ये एक तरीके का पुलिस केस होता है। अस्पताल के द्वारा पुलिस को भी सूचना दे दी जाती है। उधर जो प्रियांशु के बड़े भाई हैं हिमांशु कुमार सिंह, उनको भी सूचना दे दी जाती है और हिमांशु कुमार सिंह अपने नवीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं कि इस तरीके से उनके भाई की हत्या कर दी गई है। अब जब ये बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस भी एक्टिवेट हो जाती है। अब ये जो सारी चीज़ें थी 24 और 25 जून की रात की थी। अब पुलिस एक्टिवेट हो जाती है। मामला थोड़ा सा हाई प्रोफाइल था क्योंकि जो प्रियांशु कुमार सिंह था उसका भी अच्छा खासा रसूख था, अच्छी खासी ज़मीन प्रॉपर्टी थी, 40 से 50 बीघा उसका भी प्रॉपर्टी थी। तो पुलिस भी एक्टिवेट हो जाती है और पुलिस अपनी तरीके से तफ्तीश करने की कोशिश करती है, लेकिन शुरुआती जांच में कुछ निकल करके नहीं आता है। शुरुआती जांच में पुलिस के जो एसपी हैं अम्बरीश राहुल, उनके निर्देश पर एसआईटी टीम का गठन कर दिया जाता है और जो सबसे पहले शक जाता है वो प्रियांशु के साथ जो 2 लड़के थे सोनू और अंकित, इन दोनों पर शक जाता है। शक के आधार पर पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके इन दोनों से पूछताछ शुरू होती है लगभग 26 जून से। पूछताछ के क्रम में इन लोगों से हर चीज़ पूछने की कोशिश की जाती है कि आखिर ये घटना कैसे, कब, कहाँ हुई है, सब सारी चीज़ें वो बताते थे। लेकिन जब पुलिस इनसे पूछती कि तुम्हारा इन घटना में क्या हाथ है, तो इन लोगों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। और होता भी तो कैसे ये अगर होता भी तो ये शायद सच नहीं बोल रहे थे। अब ये बात पुलिस को महसूस होती है तो पुलिस अपने तरीके से हर कोशिश करने की कोशिश करती है जिसके द्वारा इन लोगों से सच उगलवाया जा सके, लेकिन इनके पास बताने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। लगभग 4 दिन बीत जाते हैं और जो बात ये घटना स्थल को लेकर के जो बातें बताए थे वही चौथे दिन भी ये सब सारी चीज़ें बता रहे थे। इसके अलावा इनके पास कोई भी ऐसी जानकारी नहीं थी जिसमें इस घटना का खुलासा हो सके। पुलिस एक तरफ पूरी एफएसएल की टीम, टेक्निकल टीम हर तरीके से जांच पड़ताल कर रही थी क्योंकि बहुत सारी टीमें बन चुकी होती हैं। इसी बीच घटना स्थल पर पुलिस उन नंबरों की तफ्तीश शुरू कर देती है जो उस घटना स्थल पर घटना वाले दिन मौजूद थे। उन्हीं घटना स्थलों में से पुलिस को लगभग 100 नंबरों की एक लिस्ट मिल जाती है और उन नंबरों की जांच पड़ताल की जाती है। तो उन नंबरों में से एक नंबर निकल करके आता है जिस नंबर से प्रियांशु कुमार सिंह की जिस दिन घटना हुई थी उस दिन लगभग 50 से अधिक बार बातचीत की गई थी। उस नंबर के बारे में जब पुलिस पता करती है तो पता चलता है ये नंबर किसी और का नहीं, प्रियांशु कुमार सिंह की पत्नी जो है गुंजा का ये नंबर है। अब जब ये बात पुलिस को पता चलती है कि जो गुंजा है वो लगभग उस दिन 50 बार प्रियांशु से बात की हुई थी, उसी गुंजा के नंबर के आधार पर पुलिस एक और नंबर को डंप करती है। उस नंबर को डंप करने का वजह था गुंजा का उस नंबर से बातचीत करना। घटना वाले दिन वो मोबाइल नंबर उसी टावर लोकेशन पर मौजूद था जहां पर प्रियांशु कुमार सिंह को गोली मारी गई थी। अब जब पुलिस उस नंबर का मिलान गुंजा के मोबाइल से करती है तो वो नंबर मैच करता है। उसके अलावा जब गुंजा के मोबाइल की जांच पड़ताल की जाती है तो गुंजा का मोबाइल एक और दूसरे व्यक्ति से बातचीत की हुई थी, वो नंबर भी उस नंबर से मैच कर जाता है जिस नंबर का गुंजा से मैच हुआ था। अब ये जो 3 नंबर थे ये तीनों नंबर आपस में जुड़ रहे थे तो पुलिस सीधा गुंजा के घर पर पहुंच जाती है। गुंजा के घर पर पुलिस
ये 30 जून को पहुंचती है। वहां पर गुंजा से पूछताछ की जाती है कि आपका जो नंबर है वो नंबर घटना स्थल वाले दिन एक नंबर से बातचीत किया हुआ है और वो नंबर किसका है। गुंजा तो पहले शुरू में बहुत आनाकानी करती है। पुलिस उससे उसका मोबाइल मांगने की कोशिश करती है लेकिन वो साफ मना कर देती है। पुलिस भी अपने तरीके से पूछताछ करती है और पुलिस उसके कमरे का खोजबीन करती है। तो खोजबीन के क्रम में पुलिस को 2 मोबाइल उसके कमरे से मिल जाता है। उन 2 मोबाइलों में से एक नंबर जो था वो नंबर उस घटना वाले स्थल से जिसने घटना को अंजाम दिया था उससे बातचीत हुई थी। उसके बारे में जब पुलिस को पता चलती है तो पुलिस उस नंबर के बारे में पूछताछ करती है। तो पहले तो गुंजा बहुत सारी चीज़ें घुमाने की कोशिश करती है लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से कड़ाई से पूछताछ करती है तो गुंजा बहुत ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती है। वो सारी चीज़ें हूबहू जैसे उसने इस पूरी घटना की प्लानिंग की थी वैसे पुलिस को बताना शुरू कर देती है। सबसे पहले तो वो पुलिस को कहती है कि ये जो घटना है ये घटना 1-2 दिन की घटना नहीं है। इस घटना की शुरुआत आज से लगभग 15 साल पहले हुई थी। जब पुलिस को 15 साल पहले के बारे में पता चलता है तो पुलिस उस कड़ी को भी जानने की कोशिश करती है कि आखिर इस घटना की शुरुआत 15 साल पहले कैसे हो सकती है। पुलिस अपनी पूछताछ में जब आगे बढ़ती है, जब गुंजा से पूछताछ शुरू करती है तो गुंजा कहती है कि आज से लगभग 27 साल पहले गुंजा अपने माँ बाप के घर को छोड़ करके अपने फूफा और फूफा के घर पर रहने आई थी। बचपन से ही वो अपने फूफा यानी फूफा जो कि जीवन प्रसाद सिंह उर्फ जीवन सिंह, जिनकी उम्र आज के समय में लगभग 60 साल है। बताया जा रहा है कि वो झारखंड के डाल्टनगंज के रहने वाले हैं। पेशे से वो एक बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा रसूख है उनका इलाके में, अच्छे अच्छे नेताओं से उनकी पकड़ भी है। बसों का बहुत बड़ा बिजनेस है, उनका अपना ट्रांसपोर्ट है, कई शोरूम वगैरह हैं, अच्छी खासी उनकी पहुंच है, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो गुंजा जो थी अपने फूफा और फूआ के यहाँ पर बचपन से ही रहा करती थी। पढ़ाई हो, रहना हो, खाना पीना हो, सारी चीज़ें उसकी फूफा के घर पर ही हुआ करती थी। गुंजा इसी बीच धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। गुंजा की उम्र लगभग 12 साल होती है। उस समय उसके जो फूफा थे उसकी उम्र 45 साल थी। अब फूफा की नज़र गुंजा पर पड़ती है। गुंजा उस समय धीरे धीरे जवान हो रही थी तो फूफा की नज़र गुंजा पर डूल जाती है। अब वो गुंजा यानी अपनी सगी भतीजी से नज़दीकियाँ बढ़ाना शुरू कर देते हैं। नज़दीकियाँ इस कदर बढ़ती है कि फूफा जो थे वो अपनी सगी भतीजी के प्यार में पागल हो जाता है। अब धीरे धीरे ये बातें गुंजा को भी महसूस होने लग जाती हैं। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वो भी फूफा के करीब जाने लग जाती है और वो इतनी करीब पहुंच जाती है कि अब फूफा और भतीजी दोनों रिश्ते को भुला करके एक पति पत्नी का जो रिश्ता होता है उसको अपना लेते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लग जाते हैं और ये चीज़ें 1-2 दिन नहीं, लगभग 15 सालों तक चलती है। इन 15 सालों में गुंजा के कई बार शादी के रिश्ते भी तय हुए और इस रिश्ते को तोड़वाने में उसके सगे फूफा का भी हाथ था। और गुंजा भी ऐसा ही चाहती थी कि वो अपने फूफा को छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहती थी। वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध नहीं बनाना चाहती थी, ना किसी व्यक्ति के साथ शादी करना चाहती थी। अब ये सारी चीज़ें चल रही होती है और इसी बीच अप्रैल 2025 में ये जो पूरी इन लोगों की जो रिलेशनशिप थी इसकी जानकारी गुंजा के जो फूआ है उस फूआ को पता चल जाती है, यानी जीवन सिंह की जो पत्नी है उसको पता चल जाती है अप्रैल 2025 में। और ये मामला निकल करके सामने आ जाता है और इसी मामले को लेकर के गुंजा की शादी 10 मई 2025 को तय कर दी जाती है। गुंजा की शादी नवीनगर प्रखंड के बड़वान के रहने वाले प्रियांशु कुमार सिंह से तय होती है। और शादी होने के बाद प्रियांशु अपनी पत्नी को लेकर के नवीनगर पहुंच जाता है और शादी के दिन ही जो जीवन सिंह था वो अपनी पुरानी प्रेमिका यानी अपनी जो भतीजी थी गुंजा, उसको वादा कर देता है कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे जो पति है उस पति को मार दूंगा। अब ये जो बातें थी गुंजा के दिमाग में हमेशा घुमा करती थी। शादी के बाद वो अपनी जब ससुराल आती है 10 दिन तक तो वो काफ़ी बेचैन रहती है अपने उस पुराने प्रेमी अपने फूफा से बात करने के लिए। मौका निकाल करके 1-2 मिनट की बातचीत हुआ करती थी, लेकिन इससे उन दोनों के मन को शांति नहीं मिलती थी। गुंजा इंतज़ार कर रही थी कि कब शादी के माहौल में वो अकेली मिले। और लगभग धीरे धीरे 10 दिनों का समय बीत जाता है। जितने भी मेहमान आए हुए थे धीरे धीरे सब चले जाते हैं। इसी बीच जब गुंजा देखती है कि वो अब घर में अकेली बैठी है तो वह फूफा से बातचीत शुरू कर देती है। गुंजा के परिवार में कोई खास सदस्य ज़्यादा नहीं थे। एक उसकी सास थी जिसकी भी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। एक
बड़ा जेठ था, जो कि बताया जा रहा है कि वो भी औरंगाबाद के ही शहर में रहा करते थे, तो वो भी अपने परिवार को लेकर के जा चुके थे। और जो गुंजा का पति प्रियांशु है वो भी काम के सिलसिले में बाहर ही रहा करता था। तो अब गुंजा व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से अपने फूफा से बातचीत करना, बिना कपड़ों के एक दूसरे के सामने फ़ोटो वीडियो शेयर करना, ये सब सारी चीज़ें चल रही होती है। इसी बीच वो अपनी फूफा से कहते हैं कि फूफा आगे का क्या प्लान है। तो फूफा उसको कहता है कि मैंने सारी चीज़ें प्लान सेट कर दी है, इसके लिए बाकायदा मैंने झारखंड के गढ़वा के 2 शार्प शूटरों को सुपारी भी दे दी है और उन दोनों को बता दिया है कि एक व्यक्ति को मारना है। अब इस मारने की बात को लेकर के गुंजा पूछती है कि वो दोनों व्यक्ति कैसे ये सब सारी चीज़ें देखेंगे। तो इसी बीच जो गुंजा का फूफा होता है जीवन सिंह, वो कहता है तुम एक काम करो, अपने पति का जो फ़ोटो है वो फ़ोटो मेरे व्हाट्सएप पर भेज दो, मैं उन दोनों को दे दूंगा और वो दोनों तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे, कुछ दिन रेकी वगैरह करेंगे, उसके बाद घटना को अंजाम देंगे। अब होता भी ऐसा है, गुंजा अपने पति प्रियांशु कुमार सिंह का फ़ोटो अपने फूफा को दे देती है। फूफा वो फ़ोटो उन 2 शार्प शूटरों को दे देते हैं। अब वो शार्प शूटर गुंजा के ससुराल यानी जो नवीनगर के बड़वान में था वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पर कई दिनों तक रेकी करते हैं गुंजा के घर की, जिसमें प्रियांशु कुमार सिंह की रेकी की जाती है। वो हर मौके की तलाश में थे जब उन्हें ऐसा माहौल मिले कि जिस समय वो इस पूरे घटना को अंजाम दे सके, और इसके लिए पूरी प्लानिंग चल रही होती है। और प्लानिंग के लिए सबसे पहली तारीख तय होती है 21 जून 2025, जिस समय गुंजा का जो फूफा था वो अपने भतीजी से कहता है कि तुम एक काम करो, अपने जो पति है प्रियांशु उसको बाज़ार किसी बहाने से भेजो और जो मेरे शूटर है वो बाहर इंतज़ार कर रहे वो उसे वहीं ख़त्म कर देंगे। गुंजा करती भी वैसा है, अपने पति प्रियांशु को कहती है कि मुझे मिठाई खाने का मन है, तुम एक काम करो बाज़ार से मिठाई लेकर के आओ। प्रियांशु बाज़ार जाता है मिठाई लेने, लेकिन बाज़ार में भीड़ भाड़ अधिक थी, इस वजह से उस दिन जो शूटर थे वो अपनी पूरी घटना को अंजाम नहीं दे पाते हैं। प्रियांशु घर आ जाता है। इसी बीच गुंजा को पता लग जाता है कि 23 जून 2025 को प्रियांशु कुमार सिंह को अपने एक दोस्त के यहाँ वाराणसी के चंदौली जाना है। अब जब ये बात गुंजा को पता चलती है वो ये बात तुरंत अपने फूफा को बता देती है। फूफा वो दोनों शूटर को बता देते और शूटर पूरे वाराणसी उन प्रियांशु कुमार सिंह की रेकी करते हैं, और जब मौका मिलता है तो वो नवीनगर के उस रास्ते पर प्रियांशु को गोली मार देते हैं। अब यहाँ पर प्रियांशु की हत्या हो जाती है और ये पूरी बात गुंजा पुलिस के सामने अपने बयान में दर्ज करवा देती है। अब बयान में जब फूफा का नाम आता है जीवन प्रसाद सिंह का, तो पुलिस एक्टिव होती है। पुलिस उस नंबरों की भी तफ्तीश के सहारे आगे बढ़ रही होती है जिन शूटरों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। उस नंबर के बारे में तफ्तीश की जाती है कि आखिर ये सिम कहाँ से बेचा गया है और किसने बेचा है, किसे बेचा है। इसी धरपकड़ में पुलिस की कुछ टीमें पहुँच जाती हैं झारखंड के डाल्टनगंज पहुंचती है और वहां पर उस मोबाइल सिम बेचने वाले के दुकान पर पहुंचती है जिसका नाम होता है मुकेश शर्मा। उसे गिरफ्तार किया जाता है और पता लगता है कि मुकेश शर्मा ने 5-5 हज़ार रुपये में 2 सिम अपनी आईडी से जयशंकर चौबे को बेचा था। जब जयशंकर चौबे की बात आती है तो पुलिस जयशंकर चौबे को भी पकड़ने की कोशिश करती है। पता चलता है यही शार्प शूटर है और ये फरार हो चुका है। और इस पूरे घटना को जो प्लानिंग किया था, जिसने इस पूरे घटना के लिए फंडिंग की थी, पैसा का इंतजाम किया था, जीवन प्रसाद सिंह जीवन सिंह, जिसकी उम्र लगभग 60 साल है, वो भी फरार हो चुका है। और पुलिस की बहुत सारी टीमें इन लोगों की तफ्तीश में जगह जगह दबिश दे रही है, इन लोगों की पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और पुलिस कह रही है कि बहुत जल्द इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और गिरफ्तार करके जो भी इन लोगों के लिए सज़ा होगी वो पुलिस इन लोगों को दिलवाएगी। खैर, इस कहानी और घटना को सुनाने के उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। क्या सोचते हैं आप इस पूरी घटना को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।